तो वीकेंड भी है और आपको पता है फ्राइडे को जो कुछ मार्केट के अंदर हुआ, आज इस पे डिटेल से बात भी करते हैं और ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई मार्केट में कोई तबाही शुरू होने वाली है या ये तबाही दिखाकर तो अपनी टैंकियां फुल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कैंडल पे गौर करें तो कैंडल ने 1665 पॉइंट माइनस किए और क्लोजिंग जो आई है वो आई है 41,051 पे। अगर आप लो देखें तो लो आया है 40,555 का, यानी जो रिकवरी है वो तकरीबन 500 पॉइंट की एंड पे देखने में आई। सीन आप जानते हैं क्या हुआ कि 11:39 पे शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया 10% सुपर टैक्स का और अगले 20-21 मिनट में मार्केट जो है वो 2000 से ज्यादा पॉइंट माइनस हो। बातें इसमें हम ज्यादा करेंगे बाइंग सेलिंग चार्ट में, लेकिन मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसके वॉल्यूम और इसकी रिकवरी के बारे में दूंगा। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम लगा के देखें आवरली बेसिस पे, तो किस तरह आखिरी घंटे में, पहले सेशन के आखिरी घंटे में, बल्कि आखिरी वैसे तो 20 मिनट में, लेकिन घंटे की कैंडल आपको बता रही है कि किस तरह नेगेटिव मार्केट हुई, वॉल्यूम कितना आया और उसके बाद जो मार्केट जब ब्रेक के बाद ओपन हुई तो वो रिकवर कैसे हुई और उस रिकवरी में भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया। फिर जो है वो मार्केट साथ साथ डिप लेती रही, फिर आखिरी घंटे में फिर थोड़ी सी रिकवरी मार्केट के अंदर वॉल्यूम वाइज भी देखने में मिली और कैंडल वाइज। यहाँ बात करने का मकसद और मतलब ये है कि ये मार्केट की कोई नेचुरल मूव नहीं थी, यानी जिस तरह मार्केट टेक्निकली चल रही थी वैसे नहीं। अगर मार्केट टेक्निकली चलती रहती तो मार्केट ने 2 से 250 पॉइंट माइनस करने थे और जो पिछली कैंडल है उसकी चूंकि क्लोजिंग 42,700 से ऊपर थी, तो जो इस कैंडल की क्लोजिंग बनती थी वो 42,500 के करीब बनती थी, यानी 200-250 पॉइंट मार्केट को माइनस करना था। और आप अगर उस की स्पीच देखें तो उस स्पीच से पहले मार्केट बिल्कुल नेचुरल वे में चल रही थी, 210-15 पॉइंट माइनस थे और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आ रही थी और इस पे यहाँ पे मार्केट ने अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट करना था। अब ये जो पैनिक आया, ये पैनिक हम नहीं आया, ये चंद जो प्लेयर्स है ना, ये उन सबको एतमाद में लेकर किया गया है। आप समझते होंगे कि अचानक ये होगा, नहीं, अचानक हमारे और आपके लिए है, ये उनके लिए बिल्कुल अचानक नहीं था। उन्होंने जुमेरात वाले दिन ऊपर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी और जुमे वाले दिन वो डिप का वो वेट कर रहे थे और हम लोग 100-200 को माइनस समझ के, डिप समझ के, तो उसमें बाइंग कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अगर इनके रिकॉर्ड चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा जो ग्रुप है इनको बिल्कुल ऑन बोर्ड लेकर ये डिसीजन किया गया था। एक तरफ पैनिक आता है, 20 मिनट के अंदर मार्केट 2000 पॉइंट से ज्यादा माइनस हो जाती है, दरम्यान में 2.5 घंटे का वक्फा आ जाता है। वक्फे के बाद आप देखें जरा कि अक्सर चीजें जो लोअर लास्ट पे चली गई हैं वहां बाइंग आ जाती है और बाइंग आके वो अच्छा खासा रिकवर करती हैं वो चीजें। अब मुझे ये बताएं, क्या उन 2.5 घंटों में वो सुपर टैक्स वापस ले लिया गया था या उनको कोई इंसेंटिव दे दिया गया था? और जनरल पब्लिक ने पहले सेशन का जो डाउनफॉल है वो देख के दूसरे सेशन के शुरू में ही लोअर लास्ट पे ही सेलिंग लगा दी थी और जितना वॉल्यूम उस लोअर लास्ट पे आया हर एक ने उठा लिया। उठाना किसने था? जिसे पता था कि ये कुछ दिनों के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा इशू, या ये वन टाइम लगा है सुपर टैक्स। अब मैं जरा ना आपको बाइंग सेलिंग चार्ट साथ में दिखाता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। ये देखें, इतनी बड़ी मार्केट के अंदर मंदी, मार्केट एक किस्म का क्रैश को पहुंच चुकी थी और जरा आप देखें कि सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की, इंश्योरेंस
और म्यूचुअल फंड जो है वो वही है जो 2-4 दिन पहले बाइंग पे आए थे और हर तरफ बाकी बाइंग ही बाइंग है। अगर ये थोड़ा सा पैनिक या पेनफुल डिजास्टर होता तो यहाँ सबसे ज्यादा बाइंग आनी चाहिए थी बैंक्स की, क्योंकि उस वक्त बाकी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते, सिर्फ बैंक्स होते हैं या उनके अपने जो कुछ एनबीएफसी वगैरह जो के मार्केट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन ही और है। यहाँ बैंक्स 0.85 मिलियन डॉलर, ब्रोकर जो सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है और जिसको सबसे ज्यादा खतरा था कि उस पर टैक्स लगेगा, वो बाइंग कर रहा है। हालांकि यहाँ सबसे ज्यादा तो सेलिंग इसकी होनी चाहिए थी। उसके बाद है जनाब कंपनीज। अब कंपनीज जो है वो भी पूरी मैनेजमेंट होती है, फैसला उन्होंने करना होता है। कंपनीज ये है किसकी, पहले तो ये देखिए ये कंपनीज किसकी है जो इन्वेस्टमेंट करती है। उन 2-2.5 घंटे के वक्फे के अंदर इन सबको क्या बताया गया कि ये पहले सेशन में सेलिंग और दूसरे सेशन में बाइंग पे आ गए। फॉरेन कारपोरेट इनके जो अपने अकाउंट्स है बाहर के, उनमें देखे 1.20 मिलियन डॉलर्स की बाइंग फॉरेन इंडिविजुअल, और इवन हमारे इंडिविजुअल वो तो बेचारे बेच गए सारे पैनिक में। ये कौन से इंडिविजुअल है 1.28 मिलियन डॉलर्स की बाइंग इनकी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी हैं 1.39 मिलियन डॉलर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी 1.09 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। तो जनाब ये जो चीज है ये समझने वाली है कि एक तो ये जो टैक्स लगा है ये वन टाइम, यानी 30 जून तक 2022 तक, उसके बाद नहीं लगना। अब ये 30 जून 2022 तक क्यों लगा? देखिए अभी तक जो कंपनीज है ना उनके 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और उन्होंने पिछली गवर्नमेंट के दौर में अपनी अर्निंग अच्छी थी और तीनों क्वार्टर्स में तकरीबन मैक्सिमम जो कंपनीज थी उनकी मैक्सिमम अर्निंग शो हो जाती है। एक क्वार्टर रह गया, वो भी 30 जून को कंप्लीट हो जाना है। अब जिसने भी अपनी बैलेंस शीट डिस्टर्ब करनी है या जिसने भी अपने फाइनेंशियल में कुछ 19-20 करनी है, वो सिर्फ एक क्वार्टर की अर्निंग में कर सकता है, बाकी 9 मंथ की अर्निंग तो बिल्कुल सामने। यानी अभी पूरे साल की अर्निंग उन बेचारों ने अपनी जेब में नहीं डाली तो ये ऊपर से पड़ गए और उनसे कहा कि एक दफा आप दे दें 10% टैक्स। एक तो ये चीज कि उन्हें जून तक देना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। दूसरा ये है कि इसमें कुछ सेक्टर एग्जेम्प्ट हो गए, मसलन आपका रिफाइनरी सेक्टर है, आपका आईटी सेक्टर है, आपका फूड सेक्टर है। तो ये जो आईपीपीज है ये सारे जो है ना, इनको अगर आप बाकियों को छोड़ के सिर्फ इनमें आईटी सेक्टर वगैरह में ही बाइंग करें तो मार्केट तो रिकवर हो सकती है। रिफाइनरी सेक्टर में बाइंग करें मार्केट रिकवर हो सकती है। तीसरी चीज, जिस हद तक ऑयल एंड गैस प्राइसेस बढ़ाई गई हैं तो ये अर्न करेंगे तो उस पे टैक्स देंगे, यानी ये प्रॉफिट पे टैक्स है। जो कमाओगे, जो प्रॉफिट आप हासिल करेंगे उस पे टैक्स देंगे। अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तो उसमें तो टैक्स कोई नहीं। तो ये तो कंपनियां जो है बड़ा आसानी से ये टैक्स दे सकती हैं। सिर्फ जो आपको सेटबैक इसमें नजर आएगा वो आएगा सीमेंट सेक्टर में, स्टील सेक्टर में और केमिकल्स वगैरह। लेकिन है वो भी वन टाइम है, कोई मुसलसल नहीं है। तो वो भी हो सकता है किसी और तरीके से उनको कोई इंसेंटिव दे के तो कर लिए। अब ये जो बायर्स हैं या मार्केट के अंदर आपको बाइंग नजर आ रही है, देखें जनरल पब्लिक इस वक्त डरी हुई है, वो भागे हुए। और यहाँ इन्होंने जो पैनिक दिया है उसके बाद जिन लोगों को इन्होंने इत्मीनान में लिया है उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की। अगर आप एक दो हफ्ता इस गवर्नमेंट के दौर में जितनी नेगेटिव खबरें हैं उन पे गौर करें, गुज़श्ता जो 1.5-2 हफ्ते से मार्केट रिकवर कर रही है उसमें एक खबर आई टीआरजी की। टीआरजी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एक दिन टीआरजी नेगेटिव आ गया, टीआरजी चलना शुरू हो गया। फिर आई जी रिफाइनरी शटडाउन हो रही है, कुछ रिफाइनरी सेक्टर चलना शुरू हो गया। यानी जितनी नेगेटिव खबरें आ रही हैं उनका मार्केट के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। और ऐसा ये 2014 से 2016-17 तक ऐसा होता रहा है।
तो ये दिखा के कुछ कर कुछ रहे हैं, और जितना आवाम का या इस मुल्क का इन्होंने टैक्स लगा के खून निचोड़ना था, उससे तो ये वैसे ही सरवाइव कर जा रहा है मुल्क। बड़े बड़े फैसले जो इन्होंने करने हैं या आने वाले दिनों में करने हैं, वो मैक्सिमम तो ये कर चुके हैं। उसका इम्पैक्ट आपने देख लिया कि गुज़िश्ता हफ्ते में मार्केट ने उन बड़े फैसलों को पॉजिटिव लिया और मार्केट रिकवर हुई। आगे आ गई बात ये 10% की, वो एक आर्जी सा पैनिक था, और वो पैनिक मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता मार्केट उसको अब्जॉर्ब करके रिलीज कर देगी। और जिन्होंने नीचे से टैंकी फुल करवा ली है वो तो बैठ गए, और बाकी जिनकी रह गई है वो मंडे वाले दिन पहले एक आधे सेशन में करवा लेंगे। तो आप भी जो है वो डिप पे बाइंग करें और अपसाइड पे साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करें। मार्केट अगर ये लोग रहते हैं तो मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मैं आपको बता दूं। वजह ये है कि इनके लाने वालों की भी और इनकी भी मजबूरियां हैं कि सबसे ज्यादा पैसा इस वक्त सिर्फ मार्केट से कमाया जा सकता है। रियल स्टेट तो बंद कर दी इन्होंने जो टैक्स लगाए हैं, और आप देखें डीएचए में कितनी फाइलें बिक रही हैं, आपको समझ आ जाएगी कि रियल स्टेट कहाँ स्टैंड कर रहा है। एक ही सेकंड सोर्स है और वो सबके पास है, स्टॉक मार्केट का। अब इसमें अगर ये आरजी एक लाते हैं पैनिक, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ अपने पोर्टफोलियोज फुल कर, उसके बाद आप मार्केट के अंदर रैली देखेंगे। ये जिस काम के लिए ये सारा कुछ हुआ है ना, उसमें मकसद ही ये था कि यहाँ से मार्केट को टेक ऑफ करवाए और महसूस जो एरियाज है उनके अंदर अच्छी खासी अर्निंग भी आए, और डबल ट्रिपल करके तो जिनके जिसकी जेब में है उसको वापस करे, और कुछ जो है वो चाहे रिटायर हो या एक्सटेंड हो या सीटों पे रहे, उनका कैपिटल डबल से ज्यादा होना चाहिए। और ये भी जो कुछ इन्होंने अपोजिशन में रह के खर्च किया है वो भी यहाँ पे पूरा हो जाए। ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं बहुत सारी। मतलब मैं गवर्नमेंट एक मुलाजम हूँ या कोई और गवर्नमेंट मुलाजम है, वो किसी को पैसा दे देता है और उसकी रिटायरमेंट करीब है, तो वो कहता है कि जी मैं आपको मार्केट से इतने अरसे में डबल कर देता हूँ। तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और क्या चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सीन है, हर बंदे की नजर जो है हर डिपार्टमेंट की स्टॉक मार्केट के ऊपर। इनको कोई मुल्क की बेहतरी अजीज नहीं है कि आपका कारपोरेट सेक्टर ग्रो कर रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अगर इतनी बेहतरी अजीज होती तो आपको पता है जो कुछ इनने किया ये ना हो। यहाँ से एक ऊपर का जो है वो गियर लगना है, फ्लाइट लेनी है इन्होंने, और उसमें अपने अपने पैसे पूरे करके तो पब्लिक के अंदर जब मार्केट का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ जी मार्केट अब स्टेबल हो गई है, गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, तो फिर ये वहां से खुद निकल जाएंगे और हम और आप रह जाएंगे मार्केट के अंदर। लिहाजा ये जितना नीचे जाते हैं, नीचे गिराते हैं, हर डिप पे 10 से 20% आप बाइंग कर सकते हैं, और अप साइड पे साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिएगा। ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है, ये जो कुछ नजर आ रहा है वो है नहीं, ये मैं आपको बता दूं। है पीछे कुछ और, एवं तो नहीं कोई दौड़ दौड़ के दूसरे मुल्कों में जाके पैसे ला रहा है, ठीक है, इस गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है। बहुत कुछ है इसके अंदर, ये इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है ना, इनको भेजा जाएगा। इनसे जो काम लेने हैं वो लेके फिर ये चीजें जो है वो आगे चलेंगी। और वैसे भी हमारे जो ये जो मुश्तरका गवर्नमेंट है, इसमें तो कुछ ऐसे बादशाह ऐसे शहनशाह हैं जो कि मार्केट के सही किंग है। वो हैस्कोल को जिसके फाइनेंशियल ही कुछ नहीं थे वो 350 तक ले जा सकते हैं। तो अभी छोटे मोटे शेयर्स को 4-5 गुना करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। आप कभी मार्केट की हिस्ट्री पढ़ें, इवन के हैस्कोल की हिस्ट्री पढ़ लें, पीछे कौन था आगे कौन था, किस हाउस में कौन से फ्रंट मैन है, ये सारा कुछ मौजूद है इस हिस्ट्री में। कुछ नई बातें मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ थोड़ी सी बातें ज्यादा करता हूँ इनके हवाले से, बाकी ये सबको पता है जो मार्केट को जानते हैं। ये मैं अब टेक्निकल और फंडामेंटल्स की तरफ आता हूँ कि ये देखिए बाइंग जो है, बाइंग में ज्यादा इंस्टीट्यूशन बायर बायर हैं। दो इंस्टीट्यूशंस को पैनिक हुआ है। अब म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, मैं म्यूचुअल फंड में अपसाइड पे भेज देता हूँ और अपने अकाउंट में पैसा मंगवा के तो एज एन इंडिविजुअल बाय कर लेता हूँ, मुझे तो अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग और नीचे बाइंग मिल जाएगी। इंश्योरेंस वैसे आपको पता है जून आ गया, उन्होंने अपना एंडिंग करनी है, ठीक है, तो अपनी अर्निंग वगैरह निकालनी होती है। पैनिक एक अंडरस्टूड था अपर लेवल पे, नीचे हमारे और आपके लिए गो के वो नहीं था।
बाकी ओवरऑल बाइंग है, मार्केट के अंदर कोई मंदी नहीं है, मुझे कोई खास पैनिक या मंदी नजर नहीं आ रही। हाँ, एक आधा सेक्शन रेड थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन उसमें डिप पे बाय करें, और बाइंग जो है वो डिप पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, और आप साइड पे साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करें। छोटे सेक्रेट्स का मैं बार बार आपसे कहूंगा, डिस्काउंटेड छोटे सेक्रेट्स, बड़े सेक्रेट्स को चलाना इनकी मजबूरी है, उससे मार्केट चलती है। छोटे स्क्रिप्ट्स बाद में चलते हैं, उससे वॉल्यूम आता है, वो डबल ट्रिपल करते हुए इनको मिनट नहीं लगना। बड़े स्क्रिप्ट 150 वाले को 300 पे ले जाते हुए जोर लगता है प्लेयर का, अच्छा हाथ। 6 रुपए वाला 12, 14, 15 पे जाते हुए कोई हाथ जोर नहीं लगता, या 10 रुपए वाला 20, 25 पे जाते हुए इनका कोई जोर नहीं लगता है, और पब्लिक भी उसको आम नॉर्मली स्क्रिप्ट समझती है। इसलिए फोकस करें अच्छे फंडामेंटल वाले छोटे स्क्रिप्ट पे। मैं जानबूझ के छोटे स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ कि एज एन इन्वेस्टर उसमें काम करें आप। बाकी ट्रेडर के तौर पर आप बड़े स्क्रिप्ट में काम करें जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है, 2, 4, 5 रुपए। रिफाइनरी सेक्टर के स्क्रिप्ट हैं, आईटी सेक्टर के स्क्रिप्ट हैं, फूड सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट पे फोकस कीजिएगा। तो ये सजेशन है, बाकी आपने अपनी बाइंग सेलिंग अपने फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को देख के करनी है। ये मेरी मार्केट के बारे में राय थी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में दे सकते हैं। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।